तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूब्रिलस, क्या नाम है बेटा? यूबल फेरिस, नॉट यूब्रिलस, यूबल फेरिस पिक्टस। क्वेश्चन मेरा, आंसर आपका जल्दी फटाफट बताएं। ये यूबल फेरिस पिक्टस क्या तेंदुए की एक प्रजाति है या तेंदुए के जैसी दिखने वाली एक प्रजाति है? तो जाहिर सी बात है कि कैट कैटेगरी में आती होगी, यस और नो। अगर मैं इसकी बात करूं, रिसेंटली इसकी खोज कौन सी स्टेट में हुई? ओडिशा। और अगर ओडिशा की मैं बात करूं तो बैक टू बैक कुछ क्वेश्चन ओडिशा, कुछ से कुछ आंध्र प्रदेश से आप लोग फटाफट बताएंगे। पहला क्वेश्चन है ओडिशा की कैपिटल, जोर से बोलिए। क्या भुवनेश्वर ओडिशा की कैपिटल है? पक्की बात है। क्या इस ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर मिलेगा? कोणार्क का सन टेंपल आपके पेपर में 20 बार कम से कम आ चुका है। जगन्नाथ का मंदिर पुरी ओडिशा आप लोगों के पेपर में कितनी बार आ चुका है? इसी ओडिशा का उत्कल दिवस, कौन सा दिवस बेटा? उत्कल दिवस 1 अप्रैल आपके पेपर में न जाने कितनी बार आ चुका है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे हैं। आंध्र प्रदेश को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे आंध्र प्रदेश की करंट कैपिटल का नाम, जोर से बोलिए, जिन्हें नहीं पता वो बोले अमरावती। क्या अमरावती अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल है? क्या कभी आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद हुआ करती थी? क्या अब ये हैदराबाद का क्षेत्र तेलंगाना के पास गया? क्या तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूट करके बना हुआ नया स्टेट है? क्या ये स्टेट 2014 में बना था? क्या ये आंध्र प्रदेश राज्य का दूसरा रीऑर्गेनाइजेशन था? इससे पहले आंध्र प्रदेश स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन 1953 में हुआ था। 1953 में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर गठित भारत के पहले राज्य की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1953 में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन हुआ था? बस कुछ ही बच्चे बोल रहे हैं, बाकी को पता है लेकिन बोल नहीं रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ध्यान ठीक जगह है नहीं, तो इसीलिए सुन लो। फजल अली आयोग कौन सा कमीशन था? देखो, ध्यान भटकने का सिर्फ केवल तात्पर्य यही नहीं होता कि आपका ध्यान केवल कहीं और वहीं भटक रहा है। ध्यान भटकने का तात्पर्य यह भी होता है कि आप लोगों को ना आजकल अपने आराम और नींद से बहुत अधिक प्रेम हो गया है। आप लोगों को आलस्य से बहुत अधिक प्रेम हो गया है। आप लोगों को ना मीन्स इस आलस्य से इतना अधिक स्नेह या इतना अधिक प्रेम हो गया है कि आप लोगों के दिमाग पे ना नींद रूपी एक लेयर छा गई है। और नींद और आलस्य रूपी ये जो लेयर है, ये आपका क्या कर रही है? धीरे धीरे विनाश कर रही है, आपको डिस्ट्रॉय कर रही है। ये आपकी जिंदगी में दीमक बन चुकी है, एक ऐसी दीमक बन चुकी है जो खोखला कर रही है आपको, और आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। और वो आप लोगों को यहां पर इन खाली बेंचों से दिखाई दे जाएगा। दिख रहा है ना प्रैक्टिकली, या नहीं दिख रहा है? ठीक है। और आप लोगों को अपने आप से भी दिख रहा है, क्योंकि आप में से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आज आए हैं, कल नहीं आए थे। कुछ ऐसे हैं जो परसों नहीं आए थे, कल आए थे, आज आए हैं। कुछ ऐसे हैं जो आज आए हैं, परसों नहीं आएंगे, मंडे में लुप्त। नई नई प्रजातियां खोजी जा रही हैं, ये क्लास में से लुप्त हो रहे हैं। कभी कभी तो शक होता है ये प्रजातियां खोजने के लिए तो नहीं निकल जाते। कभी ये प्रजातियों को खोजने के लिए स्वयं अपने आप निकल गए हो और इन्होंने एक दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय लिया हो कि आज के बाद इन प्रजातियों की खोज भी हम करेंगे, इससे हमारी जीएस जो है मजबूत हो जाएगी। अगर ऐसा करने के लिए आप निकल रहे हो तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि पूरी जिंदगी भर ना आप लोगों को प्रजातियों की खोज ही करनी है अगर नौकरी नहीं लगी। और वो प्रजातियों की खोज घास के मैदान में, अपने खेत में, जंगल में, समझ रहे हो, और सड़कों के किनारों पर, ठेले और रेडियो पे पूरी जिंदगी भर करना। कुछ समय की बात है, या तो नौकरी ले लो या फिर प्रजातियों की खोज कर लो। पढ़ लोगे प्रजातियों की खोज तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं समझे? अगर इनकी खोज कर लोगे तो पढ़ने की जरूरत, पढ़ लोगे तो करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। तो अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें खोज करनी है या पढ़ना है। अप टू यू। ये आप लोगों के लिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इस अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और लिखिएगा नेक्स्ट। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेगा यायर। अच्छा, यायर लेपिडो का नाम कितने बच्चों ने सुना है? यायर लेपिडो। ये यायर लेपिडो का नाम कितने बच्चों ने सुना है? एक भी सिंगल बच्चा नहीं है जिसने सुना हो। अगर मैं कहूं कि लेपिडो जो हैं वो इजराइल के रिसेंटली बने हुए नए प्रधानमंत्री हैं। इजराइल के नए पीएम बने 2022 में। कितने बच्चों को पता है इजराइल में सत्ता से परिवर्तन हुआ?
ये भी नहीं पता। इसलिए तो तुम्हारा करंट अफेयर की वजह से और इन पार्ट्स की वजह से क्वेश्चन कवर नहीं होता। ये इजराइल के न्यू क्या बने बेटा? प्रधानमंत्री बने हैं, लिख लीजिएगा। इजराइल के बने नहीं प्रधानमंत्री, इजराइल के नए प्रधानमंत्री इजराइल के नए पीएम, नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहां के बने बेटा? फटाफट बताइए। इजराइल की कैपिटल एक बार फिर से जोर से बोलिए। क्या ये जेरूशलम इसकी कैपिटल है? क्या इजराइल जो है वो यहूदियों का देश है? यहूदियों या ज्यूज के देश के रूप में जाना जाता है इजराइल को, और ये एशिया का सबसे बड़ा यहूदी देश है। तो एशिया का सबसे बड़े यहूदी देश का नाम इजराइल की अगर मैं बात करूं तो खाड़ी युद्ध का संबंध भी इजराइल के साथ है, और ये वही इजराइल है जिसकी नींव जो है वो एक देश की नींव के ऊपर रखी गई है। उस देश का नाम है फिलिस्तीन। क्या नाम है बेटा? तो फिलिस्तीन की नींव पर जिसकी रखी गई नींव की बुनियाद, समझ रहे, उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम की अगर मैं बात करूं तो ये इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के उत्पत्ति स्थल, ओरिजिन प्लेस के रूप में जाना जाता है। उत्पत्ति स्थल, पवित्र धार्मिक स्थली के रूप में, होली प्लेस के रूप में जाना जाता है। इस पे भी ध्यान दीजिए और फटाफट से इसे कॉपी कीजिए। हीरे की कटिंग के लिए भी फेमस है बेटा। समझ नहीं आया बेटा क्या कह रहे हो? अच्छा, अभी रिसेंटली चेंज है, उसे पढ़ा देंगे, लिखवा देंगे, ठीक है? नोट कीजिए। वैसे यायर लेपिडो अभी 4 महीने पहले की घटना है। ओके, इसमें फेरबदल हुआ है, बच्चा बता रहा है हमें, तो उस फेरबदल को भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो जब लिखेंगे इसमें ऐड करके तो नए का नाम लिख के कह देंगे कि इसके स्थान पे कौन आ गया है, ये आ गया है। फटाफट इसे कॉपी कीजिए। बेंजामिन नेतान्याहू, राइट। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा। एक और चीज इसमें ऐड कर लीजिएगा बेटा, इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिएगा कि लेपिडो के बाद, आफ्टर लेपिडो के बाद, लेपिडो के बाद बेंजामिन लेपिडो के बाद कौन बेटा? बेंजामिन नेतान्याहू, बेंजामिन नेतान्याहू बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के नए पीएम, ये नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं? तो बेंजामिन नेतान्याहू बन चुके हैं, यानी कि बैक टू बैक 6 महीने में ये 2 परिवर्तन आप लोगों ने देखे, तो दोनों ही परिवर्तन आपने लिखवा दिए, आपको लिखवा दिए। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन ये बन जाए कि बेंजामिन नेतान्याहू से पहले निम्नलिखित में से किसको इजराइल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आंसर क्या होगा? लेपिडो। तो नेतान्याहू और लेपिडो। नेतान्याहू से पहले कौन था और फिर बाद में कौन आया? जोर से बोलिए। तो इजराइल की जो नींव है वो फिलिस्तीन, इजराइल की जो बुनियाद है वो फिलिस्तीन के ऊपर रखी गई है। ये लिखवाया कि नहीं लिखवाया? नोट कीजिए, लिखेगा। इजराइल देश की बुनियाद, इजराइल देश की बुनियाद फिलिस्तीन नाम के देश पर रखी गई। फिलिस्तीन नाम के देश पर रखी गई।
फिलिस्तीन नाम के देश पर रखी गई। कौन से देश पर बेटा? चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, लिखवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मैंने आप लोगों को शायद बताया होगा एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में या इंडेक्स के बारे में, जिसका नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अभी पढ़ाया था कि नहीं बेटा? हाँ या ना? कुछ बच्चों ने पढ़ा है, मैक्सिमम नहीं कह रहे हैं, तो आप लोग फटाफट लिखिए। वन लाइन इन कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जल्दी से लिख लीजिएगा, नोट कीजिए। पहला लिखिए स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 के अनुसार पिछले 7 साल, लास्ट 7 ईयर, पिछले 7 साल, लास्ट 7 ईयर, पिछले 7 साल अब तक के सबसे गर्म साल दर्ज किए गए। अब तक के सबसे गर्म साल दर्ज किए गए हैं। अब तक के सबसे गर्म साल, ईयर, दर्ज किए गए हैं। अब तक के सबसे गर्म साल दर्ज किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन के 4 संकेतक, 4 सिंबल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के 4 संकेतक। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के जलवायु परिवर्तन के 4 संकेतक, जिसमें समुद्र के स्तर में वृद्धि, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ओशियन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, महासागरीय अम्लीकरण, मींस एसिडिक, ओशियन से रिलेटेड जो एसिडिक है पार्ट है, उसकी अम्लीयता का कम होना या बढ़ना, महासागरीय अम्लीकरण, और समुद्र का तापमान, टेम्परेचर ऑफ ओशियन, और समुद्र का तापमान, टेम्परेचर ऑफ ओशियन, ओशियन जलवायु परिवर्तन की एक गंभीर स्थिति दिखा रहा है। क्लाइमेट चेंज की एक गंभीर स्थिति दिखा रहा है। जलवायु परिवर्तन की गंभीर स्थिति दिखा रहा है। और आप लोग लिखिएगा 2021 में औसत वैश्विक तापमान, 2021 में एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, औसत वैश्विक तापमान, औसत वैश्विक तापमान 1.11 डिग्री सेल्सियस ऊपर हुआ है। 1.11 डिग्री सेल्सियस ऊपर हुआ है। 1.11 डिग्री सेल्सियस ऊपर हुआ है, ऊपर हुआ है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। आगे बढ़िए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। नेक्स्ट एक और पॉइंट आप लोग लिखेंगे, ये है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया होगा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, मींस जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स आप लोग इसे कह सकते हैं। ये भी अभी कुछ समय पहले जारी हुआ था, तो ये भी आप लोगों के लिए काम का है। लिखेगा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022
विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, ग्लोबल या वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, सूचकांक 2022। चलिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में आप लोगों से दो देशों को लेकर के क्वेश्चन अधिक बन सकता है। पहला क्वेश्चन तो वो जो पिछली बार इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर था, लेकिन अब की बार इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर आ गया है। उस देश का नाम है डेनमार्क। क्या नाम है बेटा? डेनमार्क। इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में, जो सूचकांक या इंडेक्स कुल कितने देशों के लिए जारी हुआ? 63 देशों के लिए ये जारी हुआ, और 63 डेज के लिए जो इंडेक्स जारी हुआ उसमें प्रथम स्थान पर, फर्स्ट प्लेस पर पहुंच गया है कौन? डेनमार्क। ठीक है, ये डेनमार्क पहले इस इंडेक्स में कौन से स्थान पर था बेटा? तीसरे स्थान पर था। नोट कीजिएगा, लिखिए 63 देशों के लिए, 63 कंट्रीज के लिए इश्यू हुआ, जिसमें डेनमार्क ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। डेनमार्क शीर्ष स्थान पर पहुंचा है, शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। दूसरे स्थान पर, इन सेकंड प्लेस, स्विट्जरलैंड, और तीसरे स्थान पर सिंगापुर। दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पे सिंगापुर। तीसरे स्थान पे कौन? सिंगापुर। भारत जो पहले 43 प्लेस पर था, 43वें स्थान पर था, वह 37वें स्थान पर आ चुका है। भारत जो पहले 43rd प्लेस पर था, 43वें स्थान पर था, वो कौन से स्थान पर आ चुका है? 37वें स्थान पर आ चुका है। कौन से स्थान पर आ चुका है बेटा? 37वें स्थान पर आ चुका है। दो तीन देश की ओर लिखवा रहा हूं जो मुझे काम के लग रहे हैं। लिखिए, चीन का 17वां, चीन का कौन सा स्थान है बेटा? 17वां। ऑस्ट्रेलिया का 19वां स्थान है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा बेटा? 19वां स्थान है। सॉरी, किसका? ऑस्ट्रेलिया का। मैंने किसका बोला? ऑस्ट्रेलिया तो बोला। ओके, एक चीज याद रखना, देखो मैंने ऑस्ट्रेलिया का जानबूझ के लिखवाया है। वैसे तो चीन का ताइवान का 7वां स्थान भी मैं लिखवाना चाह रहा था, लेकिन ताइवान का 7वां मत लिखो। फर्स्ट सेकंड थर्ड तुम्हें पता चल गया। कॉम्पिटिटिवनेस एक इंडेक्स है, इसलिए पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इस इंडेक्स, इस सूचकांक से रिलेटेड भारत की जो स्थिति है वो पहले से क्या हुई है? सुधरी है। कितने अंकों का सुधार आया है अगर ये पूछा जाता है तो 6 अंक। 43 से कहां गई है? 37। पैराग्राफ चेंज करें, आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और लिखेगा, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 2022 के अनुसार, 2022 के अनुसार
2021 की तुलना में भारत में 19%, 2021 की तुलना में 2021 की तुलना में भारत में 2021 की तुलना में भारत में 19% टीबी मरीजों की संख्या बढ़ी है। तो बहुत अच्छी ये रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान को लेकर के। 2021 की तुलना में भारत में कितने प्रतिशत? 19%। टीबी पेशेंटों की संख्या में क्या हुई है बेटा? वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है। लिखेगा सबसे अधिक दिल्ली, सबसे अधिक दिल्ली में और सबसे कम गुजरात में। सबसे कम गुजरात में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 1 लाख पॉपुलेशन, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर टीबी मरीजों की संख्या है। नंबर ऑफ टीबी पेशेंट, नहीं समझे? प्रति 1 लाख की पॉपुलेशन पर 747 मरीज तो दिल्ली में है, और प्रति 1 लाख की पॉपुलेशन पर 143 या 137 के आसपास मरीज कहां पर हैं? तो गुजरात में प्रति 1 लाख पर सबसे कम है और दिल्ली में सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैंने 2 स्टेट मुझे काम की लगी, मेरे हिसाब से मैंने आपको लिखवा दिया। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बेटा, पैराग्राफ चेंज कीजिए और एक और वर्ड लिखिएगा। मैंने आप लोगों को बेटा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक लिखवाया था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 मैंने लिखवा रखा है, जैसा मेरे याद है, करंट में पढ़ा भी रखा है, लेकिन आप लोगों की आदत खराब है। कोई बात नहीं, आपकी आदत को सुधारने का मेरा ही काम है, दोबारा फिर पढ़ा देते हैं। लिखिए, लिखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, सूचकांक 2022, 2022, 2022, 2022 में भारत 150वें स्थान पर है, 150वें स्थान पर है, 150 150वें स्थान पर है। तो कुछ इस तरीके से देख लीजिए, कुल क्षेत्रों के लिए जो जारी किया गया वो कितने हैं? टोटल 180। भारत की स्थिति है 150वें स्थान पर। कौन है? भारत। ये बहुत खुशी की बात है आप लोगों के लिए कि भारत में मीडिया का स्तर और गिरता जा रहा है। इसीलिए अब की बार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अभी पेपर में आया था, मीडिया का क्वेश्चन आया था कि नहीं? कौन से क्वेश्चन पेपर में था? एयरफोर्स के एग्जाम, क्योंकि देखो एयरफोर्स के एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि बार बार चर्चाओं में क्या आती है? मीडिया। क्या आती है? गोदी मीडिया। वास्तविकता तो ये है कि मैं मीडिया के खिलाफ कभी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मीडिया टारगेट अगर किसी व्यक्ति को कर ले तो ऊपर पहुंचा देती है, और अगर और अधिक टारगेट कर दे तो और भी ऊपर पहुंचा देती है। समझ रहे हो ना? क्योंकि आज की डेट में मीडिया एक ऐसा मींस पिलर ना होकर के ना लोगों को तोड़ने और निचोड़ने का जरिया बन चुका है। जितना मैं अपने एनालाइज से कह रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को भुगता है अपनी लाइफ में। हकीकत यह है कि मीडिया में वो लोग जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल एकदम मींस कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ उन्होंने केवल इतना सीखा कि मुंह में गुटखा डाल करके और किसी को बेवकूफ कैसे बनाना है। उन्होंने इतना सीखा कि रात को नशा करके और दिन में किसको कैसे बेवकूफ बनाना है, दूसरे की जेब में से पैसा कैसे निकालना है, दूसरे को मानसिक रूप से परेशान करके उसका उत्पीड़न करके पैसा कैसे निकालना है। आज की डेट में जितने भी हर घर में छुटपल्ले पत्रकार पैदा हो गए हैं। छुटपल्ले पत्रकारों का मतलब समझते हैं? जिनके पास ना कोई कोर्स है, ना कोई लाइसेंस है, ना कुछ है, बस केवल हाथ में एक माइक थामा और राइट टू फ्रीडम और स्पीच की बात करते हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है आर्टिकल 19, क्योंकि उन्हें यह पढ़ाया गया है। उनके पास रिपोर्टिंग करने के लिए तरीके नहीं है, उनको प्रश्न पूछने का तरीका नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता है, हां जी मुद्दा क्या है, हां जी आगे आप क्या चाहते हैं, आपको सरकार से क्या मिल रहा है,
तो ऐसे छुटपल्ले पत्रकार पैदा हो गए हैं जिनका काम सिर्फ ये ही है। इवन ऑल मैं फिर कहता हूं कि मैं मीडिया के बारे में कभी भी गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन कुछ लोगों ने ना केवल इस चीज को एक जरिया बना लिया है, इस चीज को केवल एक सोर्स बना लिया। कितने लोग मेरे पास भी आते हैं, मेरे पास आकर के कहते हैं कि सर आपका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा क्यों? कि सर यूट्यूब पे चलाएंगे और भी बहुत जगह चलाएंगे। मैंने कहा उससे क्या होगा? कि सर आपके जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंचा देंगे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कर लो। शुरुआत में मैंने 2-3-4-5 इंटरव्यू करवा दिए। जैसे मैं इंटरव्यू करवाता था तो बाहर आने के बाद बड़े आराम से ऐसे इस तरीके से करके वो मीडिया वाला कहता था कि सर यहां तक आए हैं, गाड़ी से आए हैं, कुछ थोड़ा बहुत अगर देख लो आपकी मर्जी है, बाकी हम ऐसे वैसे पत्रकार नहीं है हम। मैंने कहा यू आर राइट मैन। मैं कहा जस्ट गिव मी योर गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर। 2100, 3100, 5100, 1100, ये 100 ऊपर से जरूर चाहिए। कि नहीं नहीं सर हम तो आपकी जीत की खुशी में लेके जा रहे हैं। ऐसा मत समझना कि आपको ये लग रहा हो कि हम आपसे कुछ लेके, नहीं नहीं, हम तो खुशी में जीत के लेके जा रहे हैं। उसके बाद भाई साहब हमने इनके फोन उठाने बंद कर दिए सबके। जब हमने फोन उठाने बंद कर दिए तो ये हमारे घर पे जाके बैठ गए। घर पे जाके बैठ गए, हमारे पिताजी से कहा कि वो प्रधान जी आजकल फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारे पिताजी ने फोन मिला के दे दिया, पिताजी का आया, हमें क्या पता कि बराबर में पत्रकार भी बैठे। हमने उठा लिया। उनके 8 फोन आए पत्रकार महोदय के, हमने उठाए नहीं, और उनका 1 फोन आया, हमने उठा लिया। तो उन पिताजी ने कहा लो भाई कोई आया है तो उनसे मिलने के लिए बात करो। उन्होंने कहा कि अरे प्रधान जी आप हमारा तो फोन ही नहीं उठा रहे। मैंने कहा फोन साइलेंट था, अभी देखा जस्ट, बताइए। कह लगे कि वो तो हम तो आपके इंटरव्यू के लिए आए थे और सोच रहे थे कि एक ऐड आपका अब की बार जो है उसमें पत्र में डाल देते हैं, अखबार में डाल देते हैं। मैंने कहा भाई साहब आप हमारा ना तो कोई ऐड डालें और ना ही आप इंटरव्यू करें। अभी हम इतनी बड़ी हस्ती हैं नहीं, जिस दिन होंगे उस दिन आप सब कुछ कर लीजिएगा। उसने कहा कि नहीं सर अगर आपका थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाता। मैं कहा अभी हमें आपके सहयोग की जरूरत है, अभी हमें खुद आपके सहयोग की जरूरत है। कि अगर आपके जैसे 25 से 30 सहयोग मांगने वाले हमारे पास हर एक त्योहार पे आके बैठ जाएंगे तो हम 50 से 60 हजार रुपए का झटका कहां तक झेल पाएंगे? बी प्रैक्टिकल। बुरा लग जाएगा इन पत्रकारों को, आज यूट्यूब पे बोल रहा हूं, लेकिन बी प्रैक्टिकल। सोचे ना ये दूसरा इंसान भी इंसान होता है। ये इसके पास जो पैसा है वो हराम का है, ये जो कमा रहा है ये हराम का है क्या? मेहनत नहीं करते क्या आप लोगों के साथ? ये पंचायतों में और अन्य क्षेत्रों में मेहनत नहीं करते, लेकिन वहां पे आके बैठ जाएंगे। 1 सेकंड नहीं लगेगी कि प्रधान जी क्या फर्क पड़ रहा है। और अगर 1% तुम किसी को कम दे दो या ना दो तो जाकर के ये दूसरे प्रधान जो उनकी चाटुकारिता कर लें, ये उनके सामने जाके कहते हैं वो वाले प्रधान जी तो बड़े अजीबोगरीब इंसान है, उसमें 500 रुपए नहीं दिए गए, उससे दिए नहीं गए, तू मांगने क्यों आ गया? बड़ी हिम्मत की तूने मांगने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली कह रहा हूं। 2018 में 2018 में इसी बिल्डिंग परिसर में मेरे ऊपर एक गाज गिरी थी। गाज गिरने का मतलब समझते हो? एक तरफ तो यूपी पुलिस का एग्जाम, वो तो समझ ही गए होगे तुम सब, मैं सब यूट्यूब पे नहीं बोल सकता। और दूसरी तरफ जो हुआ कि इसी बिल्डिंग परिसर में हम एकमात्र पहले से ही बहुत सनकी और मूर्ख अध्यापक हैं। इस प्रकार के सनकी और मूर्ख अध्यापक है जो बच्चों के भविष्य के लिए ना प्रत्येक दिन क्लास चलाते थे, और संडे में 4 घंटे की बैक टू बैक मेरी करंट अफेयर की क्लास चलती थी। मैं संडे में यहां 12 बजे 12:30 बजे करंट अफेयर की क्लास लेके यहां से निकला ही था। मैं प्रतापपुर के आसपास ही पहुंचा था, नियर बाय प्रतापपुर था, अपनी गाड़ी में। तो मेरे पास मेरे भाई का फोन आया और मेरे भाई ने मुझे कॉल करके कहा कि भैया एक बार वापस आ जाओ, एक हादसा हो गया यहाँ, ऐसे ऐसे कोई लड़की है और वो लड़की बिल्डिंग की छत पे से कूद के उसने सुसाइड कर लिया है। बिल्डिंग की छत पे से कूद के, इसी बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, 2018। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, कौन बच्ची है? उसने कहा कि ना तो इंस्टीट्यूट की है ना लाइब्रेरी की है और पहचान में नहीं आ रही है बच्ची। मैं इसको अभी गोदी में उठा के भाग के यहाँ पे होप हॉस्पिटल में लेके आया हूं, और यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे हैं, आप आओ एक बार। हम वापस आए बड़ी तेजी से गाड़ी लेके आए, हम सीधे होप हॉस्पिटल में गए। इस हॉस्पिटल में लेटी हुई इस बच्ची को देखा, वो बच्ची खत्म हो चुकी थी, मर चुकी थी तब तक, रास्ते में ही वो दम तोड़ चुकी थी, ऊपर से वो खुद ही उसने सुसाइड किया था। तो हमने अपने भाई से तुरंत बोला, मैंने कहा कि तुम यहां से निकलो और जाकर के सीधा कैमरे में चेक करो ये सुसाइड करते हुए आ रही है कि नहीं। आ रही है तो उसकी फोन में वीडियो बनाओ, फटाफट निकलो, क्योंकि दिमाग थोड़ा हमारा ज्यादा दौड़ता है, LLB LLM एम भी। तो बच्चा हमारा वहां से निकला, भाई हमारा, और यहां से आकर के हमारे भाई ने क्या किया, उसका वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद यहां पे कार्यक्रम शुरू होता है, मीडिया वाले आते हैं। मीडिया वाले आते हैं क्योंकि ये है वो हत्यारा, हमें हत्यारा बना दिया। 1 सेकंड लगी, हत्या, ये है वो हत्यारा। अब इस हत्या की आखिर क्या वजह हो सकती है, मैं उनकी पत्रकारिता करके दिखाता हूं तुम्हें। उन्होंने कहा कि इस हत्या की आखिर क्या वजह हो सकती है। एक पत्रकार कैमरा लेके लगा हुआ है, उसके साथ में वो लगा हुआ है, ये लड़की की एक चप्पल यहां से बरामद हुई है और दूसरी चप्पल का अभी तक पता ही नहीं है कहां।
इसके पीछे आखिर क्या रहस्य हो सकता है, यह तो हत्यारे के रूप में बैठे हुए इस कोचिंग संस्थान का मालिक नवनीत नहवाल ही बता सकता है। यह जीएस गुरु के रूप में हत्यारा, आखिर क्या मामला था, क्या माजरा था? भाई साहब टमाटर सा मुंह लाल हो रखा हमारा, कान इतने गर्म हो रखे, समझ में कुछ नहीं आ रहा यार ये हो क्या रहा है। ऊपर से पुलिस के यहां पे अधिकारी लोग आते हैं इंस्पेक्शन के लिए तुरंत एकदम, और आकर के अधिकारी लोग कहते हैं कि डीवीआर कहां है तुम्हारे कैमरे का? मैंने कहा ऊपर है। तो उन्होंने कहा डीवीआर हिरासत में ले लो। मैंने कहा डीवीआर में पहले देख तो लो, कैमरे में पहले देख तो लो। उन्होंने कहा हमने देख लिया, क्या है ये? हमें तुम बेवकूफ समझते हो क्या? हम सब समझते हैं और शाम तक समझा देंगे। हम समझ गए थे, हमने तो अपना काम कर रखा था। मैंने कहा ठीक है भाई साहब शाम तक समझा देना। एसपी सिटी क्राइम, नाम ले नहीं रहा, यूट्यूब पे मामला है। उन्होंने आके हमसे सीधे कहा कि आखिर माजरा था क्या, धक्का दिया या मार के फेंका? मैंने कहा जी चलो जैसा भी आप मान लें, कोई बात नहीं है। कह लगे कि चलो थाने पहुंच जाओ, थाने पहुंच जाओ। मैंने कहा पहुंच जाएंगे, टेंशन न ले आप, अच्छे से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मीडिया वालों ने इतना ड्रामा मेरा बना दिया कि शाम को एक प्रोग्राम सिटी हलचल पे आता है, शाम को एक प्रोग्राम सिटी हलचल पे आया, और नाम ले रहा हूं मैं टीवी चैनल का, जो क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा बदनाम कर देंगे, फिर दोबारा कर लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम तो बदनाम ही है। इन्होंने एक कार्यक्रम अरेंज किया, सामने 3 वो बैठे हुए हैं, 1 2 3, कौन बैठे हुए हैं? जिन्हें कहते हैं समाज के परिपक्व वक्ता, वक्ता बैठे हैं, और इधर इधर बैठे हैं एक रिपोर्टर, और ये रिपोर्टर उन वक्ताओं से पूछ रहे हैं कि आखिर इस हत्या के पीछे क्या हो सकता है। पूरा 1 घंटे का एक कार्यक्रम नवनीत नहवाल पे चल गया हत्या का। और हम जिन अंकल के यहां रेंट पे रहते थे, उन अंकल ने हमें बुलाया, नवनीत कहां है? मैंने कहा अंकल ऊपर हूं, यहां ये देख। मैंने कहा कि चलने दो, कोई बात नहीं अंकल। थोड़ा सा नेगेटिविटी बहुत थी मन में, परेशान भी थे, और परेशान इसलिए थे क्योंकि हम कभी इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहे इस प्रकार की, तो इसलिए थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा था, बड़ा अजीबोगरीब लग रहा था। माइंड इतना टेंशन में था कि पूरी रात सोए नहीं, बल्कि पूरी रात से पहले तो हम थाने में गए। थाने में जाने के बाद जो यहां पे इंचार्ज थे महोदय, उन महोदय ने कहा कि पूरा क्लियर कट मामला समझ में आ रहा है, हत्या का मामला है, बताओ कैसे सेटल करना है, बताओ कैसे सेटल करना है, अखबार में तो कल छप ही जाएगा। मैंने कहा कि भाई साहब जैसे निपटता हो इसे निपटाओ मामले को, इसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है, रोल नहीं है, और ना ही ये हमारे इंस्टीट्यूशन की बच्ची थी, ना हमारे इंस्टीट्यूशन की बच्ची थी। और तब तक हमने सारा पता भी निकाल लिया था कि वो 11th क्लास की एक स्टूडेंट थी, शी वॉज स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, और वो 11th क्लास की बच्ची कहीं इर्द गिर्द में ट्यूशन पढ़ती थी। उसके घर वालों से उसकी कोई लड़ाई वड़ाई हुई, और वो घर वालों से लड़के, और घर वालों ने उसको पीट दिया। वो पिट करके घर से निकली, और निकलती हुई वो पैदल पैदल इधर की तरफ आ रही थी। उसे ये ऊंची बिल्डिंग दिखाई दी, खुला दिखाई दिया गेट, ये ऊपर चढ़ गई, ऊपर चढ़ के सबसे ऊपरी ग्रिल पर पहुंची। ग्रिल पर पहुंच करके इसने 26 से 27 मिनट तक संघर्ष किया अपने जीवन की उस असमंजसता के साथ, कूदूं या ना कूदूं। ये बार बार क्या करती थी, पैर को उठा के लाती थी, ग्रिल पे ऐसे रखती थी, बैठ जाती थी कि कूदने के लिए प्रयास करती थी, लेकिन ये फिर वापस आ जाती थी, क्योंकि इसका मन एक बार कहता था नहीं तू सुसाइड नहीं करेगी, एक बार कहता था करेगी। हमने वो पूरी रिकॉर्डिंग बना रखी थी, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग देख ली थी। इस बच्ची ने 26 से 27 मिनट में अंततः फाइनली उस ग्रिल पर बैठ करके अपने दोनों हाथों को ऐसे छोड़ दिया, और वो सर के बल नीचे आके गिरी, और नीचे गिरती खत्म हो गई। समझ रहे हैं? और उसके पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी बच्ची है, सारी चीजें एक्सेप्ट हो गई। लेकिन पुलिस वालों का प्रेशर तब तक ऐसे एज इट इज था। फिर पुलिस वालों के प्रेशर में हमने पुलिस वालों को थोड़ा सा ना खोल के अपना मोबाइल दिखाया। मैंने कहा कि ये यही लड़की है क्या जो सुसाइड कर रही है? कि हाँ। कि डीवीआर जब हमारे पास था, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग कैसे पहुंच गई? मैंने कहा आपके विभाग के किसी व्यक्ति ने दे दी। मामला वहां से शांत हुआ, लेकिन 3 दिन तक ऐसी हवा मेरी बना के रखी गई मीडिया में। मीन्स जो जिनके मुंह में से ना बोलते हुए यहां से साइड में से गुटका निकल रहा है, मन कर रहा थप्पड़ में एक में सारा ना बाहर कर दूं इनके, इतना इरिटेट मैं था उस समय, सीरियसली इरिटेट। एक व्यक्ति जो मेहनत करके आगे बढ़ता है ना बेटा, उसके दर्द को वही समझ सकता है। लेकिन उसी दौरान एक मूवी आई थी संजू, संजय दत्त की, और उसमें संजय दत्त का ना इसी तरीके से ना मीडिया ने ऐसी तैसी कर दी थी। और उस मूवी को देख के ना मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। उस मूवी को देख के मैं संजू नहीं बना भैया, मुझे प्रेरणा मिली, और प्रेरणा मिली बहुत ज्यादा, और मैंने अपने आप को संभाला। लेकिन यह था कि शायद ईश्वर का यह आशीर्वाद था या जो भी था, कि 3 दिन लगातार अमर उजाला के सिटी के पर्चे पे हम ही छपे रहे। और जब हम छपे रहे तो लोगों तक हम पहुंचे कि ये भी है भाई कोई। और
और पहुंचे तो बच्चे हमारे पास पढ़ने आए। मीडिया ने तो हमें हत्यारा बना दिया था, लेकिन बच्चे हमारे पास पढ़ने आए, और उस दौरान जो यूपी पुलिस का पेपर था उसमें हमने हत्या कर दी पेपर की। मीन्स इतना अच्छा पढ़ाया कि हमारे हमारे इतने सारे सिलेक्शन, सैकड़ों की सीरीज में सिलेक्शन हो गए। फिर हम एक बार हाईलाइट हो गए, दोबारा रिजल्ट आते ही फिर यही मामला जुड़ गया, फिर मीडिया पीछे। तो मीडिया से तो हमारी बहुत मोहब्बत रही है पहले से ही, बहुत अधिक। और मैंने कहा ना, इन छुटपल्लों से अधिक रही है पत्रकारिता के। मैं एक चीज बताता हूं, सरकार को ना एक कमेटी का गठन करना चाहिए, इस प्रकार की पत्रकारिता को समाप्त कर देना चाहिए। अगर देश में इस पत्रकारिता सूचकांक में ना इंडिया की स्थिति को सुधारना है, हिंदुस्तान में पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। आप लोग आंख खोल के देखो इस चीज में, कि आपको समझ में नहीं आ रहा। पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है कि विश्व के 180 देशों में अगर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को देखा जाए कि कितना इंडिपेंडेंटली यहां पर न्यूज की रिपोर्टिंग की जा रही है, अगर इस चीज में देखा जाए तो हिंदुस्तान का स्थान 150वां है, 150वां। शर्म नहीं आ रही? सोचने की बात, 180 में से 150वां। मींस हमारे यहां मीडिया स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जो मीडिया किसी के खिलाफ अगर बोलने चले जाए, सच की आवाज उठानी शुरू कर दे, तो उसको गोली मार दी जाती है, उसको चैनल न्यूज से निकाल देते हैं। न्यूज चैनल्स प्रेशराइज करते हैं कि यू हैव टू प्रोड्यूस दिस न्यूज इस वे में, इस डायरेक्शन में। वो कहता है नहीं करूंगा, जाओ निकलो, कि निकल गए, बाय टाटा। इसलिए इंडिया में क्या प्रेस इंडिपेंडेंट है? और इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि चाटुकार पैदा हो गए। और जब जब विश्व में चाटुकार पैदा हुए ना, तब तब सत्ता का विनाश हुआ, याद रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेकार है। मींस आई लाइक द स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई लाइक द प्लान एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो एकदम से त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है हमारे प्रधानमंत्री जी की, मैं उसका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इतना भी सोचना चाहिए, ये मेरा सजेशन है एक बार फिर से, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंटर और स्टेट लेवल पे 2 कमेटी बननी चाहिए। और इन कमेटी का सिर्फ कार्य होना चाहिए कि मीडिया जो है ना, उस मीडिया पर नजर रखी जाए, उस मीडिया पर नजर रखी जाए जो एक्चुअल में मीडिया है ही नहीं, केवल लोगों को परेशान करके ना पैसा कलेक्ट करने का काम कर रही है। क्योंकि ये बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। एक सिटी में उठा के देख लो, मोटरसाइकिल पर ना माइक और तमूरे उठा करके, ऐसे बैग लेकर के, और तुम्हें चलते हुए छुटपल्ले मिल जाएंगे जो जाके 500, 1000, 2000 रुपए आप लोगों से लेते हैं। और आप स्कूल से या छात्र नीति से संबंधित हैं, आपसे कहेंगे कि जी आपकी न्यूज चलवा दें, कि हाँ आ जाओ चलवा दो, लाओ जी 1000 रुपए, लो 1000 रुपए, ये 1000, 2-2000 रुपए। प्लस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नया साल, 15 अगस्त, 26 जनवरी, दीपावली, होली, ईद, जो भी फेस्टिवल है, ये आपकी छाती पे आके बैठ जाते हैं और आकर के बैठते हैं और कहते हैं कि जी ऐड कर दिया आपका, सर अब तो आपका ऐड कर दिया, इतने बाय इतने का कर दिया, ऐसा मत करो सर, 6000 रुपए में हो गया, लाओ 6000। अरे साला दूसरा आदमी क्या बेवकूफ है, इतना कमा रहा है, इरिटेट हो जाता है दिमाग। मीन्स हम इनके लिए कमा रहे हैं क्या? मीन्स अगर इन्हें रिपोर्टिंग करने का और सच्चाई को प्रोड्यूस करने का इतना शौक है, देश की आवाज उठाने का इतना शौक है, सच तक की आवाज उठाने का इतना शौक है, तो फिर ये आकर के हमसे क्यों मांग रहे हैं? मैं प्रशंसा करता हूं एक व्यक्ति की, जिस व्यक्ति से मैं बहुत इंस्पायर होता हूं। इंस्पायर होने का मतलब जिससे जो मिले अच्छा सीख लो। नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप बिहार का एक वो पत्रकार जो जाकर के सच की आवाज उठाता है, धड़ल्ले से कहीं भी घुस जाता है। मुझे गर्व होता है इस व्यक्ति पे, प्राउड फील होता है इस व्यक्ति पे, कि इस व्यक्ति के जैसे अगर हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं बस 100 पत्रकार पैदा हो जाए, या एक राज्य में, एक केंद्र शासित प्रदेश में एक ऐसा पत्रकार अगर पैदा हो जाए ना हिंदुस्तान के अंदर, जो मनीष कश्यप की तरह धड़ल्ले से कहीं भी घुस करके न मरने का, न पिटने का, न किसी भी चीज का कोई डर नहीं है उस व्यक्ति के दिमाग में, क्योंकि वो वाकई में आवाज उठा रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को प्रोड्यूस कोई नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति को अवार्ड के लिए नॉमिनेट कोई नहीं करेगा। वो व्यक्ति जो अपना कमाई को भी ना लोगों पे जाके ना सीधा का सीधा गूगल पे, फोन पे करके दे रहा है, आप लोगों से मदद करवा रहा है, पहले खुद मदद कर रहा है, कितने हजार लोगों की वो मदद कर चुका है। लेकिन इस व्यक्ति की तरफ गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देगी, इसलिए क्योंकि वो धड़ल्ले से सरकार के विरोध में बोल देगा। इसलिए बोल देगा क्योंकि सरकार ने अगर गलत किया तो वो बोलेगा गलत के खिलाफ। वो बॉलीवुड के खिलाफ बोलता है, इसलिए बोलता है क्योंकि बॉलीवुड में जो गलत हुआ वो गलत का विरोध करता है। ऐसे पत्रकारों को तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, ये तुम्हारी भी ड्यूटी है, तुम लोगों की भी ड्यूटी है कि आप लोग ऐसे पत्रकारों को सपोर्ट करें जिस भी तरीके से कर सके। आज लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी वीडियोस को कर सकते हैं ना, या शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। कल जब कमाओगे तो वो अगर किसी की मदद कर रहा है तो उसकी बिहाफ पर 5 रुपए 10 रुपए की मदद उस व्यक्ति की करके भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को उबारना चाहिए, समझ रहे हो, पीछे बैकफुट पे नहीं ले जाना चाहिए। खैर, मेरे कहने का मतलब समझ गए ना, हिंदुस्तान की स्थिति तो समझ में आ गई ना। नोट कीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिएगा
नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस पर हैं, पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं, तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान 157, 157वें, चलिए लिख लिया बेटा। पाकिस्तान का 157 लिख लिया। चीन का लिखिए, चीन का 175वां, चीन का 175, 175वां, चीन का 175वां, नेपाल का 76 यानी कि 76वां। समस्या तो ये है ना कि चीन का 175 और पाकिस्तान का 197वां देख के हम खुश हैं, लेकिन अपने सुधार के लिए नहीं सोचेंगे। ये इस तरीके से है कि 12वीं में सर मेरे 40% नंबर आए हैं, मैंने कहा फिर मेरे पड़ोसी के तो 38 ही रह गए, और जो उसके साथ में 2 घंटे और फालतू पढ़ता था उसके 35 ही हैं। मैंने कहा तेरे कितने हैं कि 40, 40 तोप मार दी। वही स्थिति है भारत का 150वां, तो बड़ा शॉक्ड हो गए हम। पाकिस्तान का 197वां 57, चीन का 175 कहीं भी नहीं है, हम ही ठीक है। अरे सुधार करो अपने देश में, पैराग्राफ चेंज करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखिए, अगले इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 2021 के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 21 के अनुसार तेलंगाना ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक वन वृद्धि दर्ज कराई है। तेलंगाना ने कंपेयर टू अदर स्टेट सबसे अधिक वन वृद्धि, फॉरेस्ट ग्रोथ दर्ज कराई है, रिकॉर्ड कराई है। तेलंगाना ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक वन वृद्धि दर्ज कराई है। सबसे अधिक वन वृद्धि क्या कराई है बेटा? दर्ज कराई है। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश वन वृद्धि में दूसरे स्थान पर रहा है। तेलंगाना के बाद कौन? आंध्र प्रदेश वन वृद्धि के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है।
दूसरे स्थान पर रहा है। भारत में 21.71%, 21.71%, 21.71% क्षेत्र पर वन रिकॉर्ड किए गए हैं। 21.71% एरिया पर फॉरेस्ट रिकॉर्ड किए गए हैं। सबसे अधिक 1% वाला राज्य मिजोरम, सबसे अधिक फॉरेस्ट, सबसे अधिक 1% वाला राज्य, फॉरेस्ट परसेंटेज वाला स्टेट बताओ, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश है। जबकि सबसे अधिक वन से घिरा हुआ राज्य, दोनों में फर्क है बेटा, कवर्ड बाय फॉरेस्ट, परसेंटेज सब में अंतर है, तीनों समझा दूंगा अभी। जबकि सबसे अधिक वन से घिरा हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश है। वन से घिरा हुआ प्रदेश कौन सा है बेटा? मध्य प्रदेश है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में वन जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अब ये एक छोटा सा स्टेट है, इस स्टेट में वन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा बड़ा क्लासरूम है, इस बड़े क्लासरूम में मान लीजिए 300 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 300 स्टूडेंट बैठे हैं, और एक छोटा सा क्लासरूम है, इस छोटे से क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल एकदम बिच बिच के बैठे हैं, ठुस ठुस के बैठे हैं, समझ गए ना, जबरदस्ती बच्चे जगह बना के बैठे हैं। तो अगर दोनों में प्रतिशत की तुलना और एरिया के अकॉर्डिंग टोटल तुलना की जाए तो अधिक विद्यार्थी हमारे पास है, वन अधिक हमारे पास है, लेकिन प्रतिशत अकॉर्डिंग टू एरिया देखा जाए तो उस क्लासरूम में। तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज देखेंगे तो कौन सी स्टेट है? मिजोरम। और अकॉर्डिंग टू ओवरऑल देखेंगे तो मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग टू ग्रोथ देखेंगे तो तेलंगाना, और दूसरे पर आंध्र प्रदेश। फर्क समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन लोअर सबऑर्डिनेट पीसीएस के पेपर में भी पूछा गया था कि भारत पर कुल वनों का प्रतिशत कितना है, ये 2019 के अकॉर्डिंग आया था, 2019 के अकॉर्डिंग आया था, तब 21.69 के आसपास था, अब 71 के आसपास हो चुका है, ठीक है, फर्क है, इसे याद रखिए, पैराग्राफ चेंज करें, आगे बढ़िए। लिखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 चलिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब क्या है? पहले मतलब समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब है बेटा कि विश्व में किसके पासपोर्ट की पावर सबसे ज्यादा है, यानी कि जहां पर आपको वीजा की जरूरत ही नहीं है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो विदाउट वीजा भी आप जर्नी कर सकते हैं। तो विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल पासपोर्ट जापान के बाद सिंगापुर, पहले पर जापान, दूसरे पर सिंगापुर। और भारत की स्थिति नोट कीजिए, लिखेगा इस सूचकांक के अनुसार भारत की स्थिति, अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स द कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति वर्ष 2022 में 83वीं रही है, 83rd रही है, 83वीं रही है। प्रथम स्थान पर जापान, दूसरे पर सिंगापुर। प्रथम स्थान पर जापान, दूसरे पर सिंगापुर। हाँ आ गया है नया, बिल्कुल आ गया बेटा। अभी तो वो 20 भी लिखवाना है, 20 में भी इंडिया की स्थिति लिखवानी है, ठीक है, क्योंकि ये
अब अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है ना उनके लिए है, बाकी 15 से 20 दिन के बाद 2023 वाले पढ़ाने शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी 2021 21 पे और 2 पे ध्यान देना है आप लोगों ने। लिखिएगा भारत का हो गया ना। लिखिए सबसे खराब पासपोर्ट वाला देश, सबसे खराब पासपोर्ट वाला देश अफगानिस्तान और इराक, अफगानिस्तान एंड इराक। कौन कौन से देश है बेटा? अफगानिस्तान और इराक हैं। अफगानिस्तान और इराक हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए और लिखिए अगला, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022, ग्लोबल डिस्पैरिटी रिपोर्ट 2022, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। ग्लोबल असमानता क्या हो गया? अनइक्वालिटी। असमानता रिपोर्ट 2022। क्वेश्चन आपको यहां पे एक्स्ट्रा लिखना है बेटा। एक व्यक्ति है, दिस पर्सन इज नोन एज थॉमस पिकेटी। क्या नाम है? थॉमस पिकेटी। लिखेगा इसकी शुरुआत करने का श्रेय गोज टू थॉमस पिकेटी। इसकी शुरुआत करने का क्रेडिट या श्रेय थॉमस पिकेटी को जाता है। किसको जाता है बेटा? थॉमस पिकेटी को जाता है, जो फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। वाज द फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट, जो फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे। इस रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, यूरोप में सबसे कम असमानता है। यूरोप में सबसे कम डिस्पैरिटी, असमानता है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ठीक है बेटा, यूरोपीय महाद्वीप में यूरोप में सबसे कम असमानता है। जबकि मिड यानी कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में, मिड ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जबकि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में, मिड ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में सबसे अधिक असमानता है। सबसे अधिक असमानता है। सबसे अधिक असमानता है। सबसे अधिक असमानता है, ठीक है। और आप लोग जानते हो कि भारत की जनसंख्या में भी अगर हम इस असमानता को देखना शुरू कर दें तो भारत की मैक्सिमम जो अर्निंग है ना, उस अर्निंग का, मैक्सिमम अर्निंग का लगभग 90% तक कमाने वाले केवल भारत के 10% लोग हैं। बाकी भारत के 50% से भी अधिक लोग जो है ना, वो सिर्फ 7 से 8% टोटल अर्निंग का कमाते हैं। नहीं समझे? समझे कि नहीं? समझ पा रहे हो? इसी तरीके से ग्लोबल, अगर पूरे विश्व में महिलाओं की, वुमेन्स की कंट्रीब्यूशन या भागीदारी को देखा जाए तो अब बढ़कर के लगभग 35% तक पहुंच गई है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए काम का है नहीं, ना पूछेगा एग्जामिनर परसेंटेज। हाँ, ये 2-4 चीजें जो मैंने आपको बताई, इन पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। पैराग्राफ चेंज कीजिए और आगे बढ़िए और मुझे बताइए, सुशासन सूचकांक हो गया था, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, लेकिन ये सुशासन सूचकांक तो 2021 वाला ही अभी पढ़ना है आपको, ठीक है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि अभी दिसंबर, हाँ अब 22 वाला आ जाएगा, 23 वाला 24 में पढ़ेंगे। लिखिएगा सुशासन सूचकांक, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 2021, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021।
सुशासन सूचकांक 2021। लिखेगा सुशासन के मामले में इन रिलेशन ऑफ गुड गवर्नेंस, सुशासन के मामले में इन रिलेशन ऑफ गुड गवर्नेंस, सुशासन के मामले में गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा शीर्ष स्थान पर रहे हैं, शीर्ष स्थान पर, और गोवा शीर्ष स्थान पर रहे हैं, पीक, शीर्ष स्थान पर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यूनियन टेरिटरी दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सर्वश्रेष्ठ सुशासन वाला प्रदेश रहा, सर्वश्रेष्ठ। देखो लोग बाग कितना केजरीवाल को कुछ से कुछ कहते हैं, लेकिन केजरीवाल की तारीफ इस चीज में होनी चाहिए। किस चीज में? देखो 2 मिनट समझो तुम इस व्यक्ति को। अगर हम केजरीवाल की बात करें ना, तो सबसे बड़ी बात, पूरा एक पेज पे समझो, थोड़ा काम की चीज है आप लोगों के लिए। आप लोग पहले जिक्र करो कौन सी जगह की हम बात कर रहे हैं। आप लोग मुझे बताते रहना कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, यूटी होने के बावजूद भी यहां पर मुख्यमंत्री बनता है, यस और नो? 69वें और 70वें संशोधन 69th एंड 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रिलेशन के दिल्ली के साथ है। यहां की 70 सीट या 70 सीटों की विधानसभा के साथ है। यहां की 70 सीटों की विधानसभा में मेजोरिटी पे है आम आदमी पार्टी, यस और नो? अगर इसे शॉर्ट में लिखे तो आप हो जाता है आम आदमी पार्टी, और इसके मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल। क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल। मैं इसलिए इस व्यक्ति को यहां पे आप लोगों को बता रहा हूं कि भारत में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में घूम के आओ जाओ, और पूरे विश्व में आप घूम के आओगे ना, तो भारत का एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश, एक यूनियन टेरिटरी, एक राजधानी जहां सबसे ज्यादा फ्री शब्द का प्रयोग है, फ्री शब्द का भी प्रयोग है, प्रयोग, और फ्री चीजें हैं, या सस्ते दाम पर है, या सस्ते रेट है। सबसे ज्यादा फ्री शब्द का प्रयोग और फ्री में चीजें दी जा रही है। महिलाओं के लिए बस में यात्रा, मेट्रो में यात्रा फ्री, हाँ या ना? पहले पुरुष जाता था दिल्ली के इस कोने से उस कोने तक अपने बच्चे का सामान खरीदने के लिए, और वो जाता था, उसके 400-300 रुपए किराए में लग जाते थे। अब वो नहीं जाता, महिला जाती है, क्योंकि उसे पता है 300 रुपए बच जाएंगे। तो दिमाग, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा, महिलाएं घर से बाहर निकली कि नहीं? पहले बच्ची पढ़ने के लिए जा रही है 40 किलोमीटर दूर, दिल्ली के अंदर 30 किलोमीटर दूर अपने कॉलेज में, तो घर पेरेंट्स उसे डेली नहीं भेज रहे, कह रहे हैं हफ्ते में 2 दिन जाओ बहुत है। क्यों जी? अरे बेटा 500 रुपए 300 रुपए तेरे रोज के किराए के लग रहे हैं, महीने के 3 या 9,000 तेरा किराया लग जाएगा, 15,000 में तनख्वाह, मर जाऊंगा मैं तो। डैडी ने कहा बेटी से, अब बेटी ने कहा डैडी अब जाऊं, केजरीवाल ने कहा, डैडी ने कहा 2 चक्कर काट, एक बार जा, आ लंच खा, फिर जा, फिर आ। संडे में भी एक बार देख के आ बेटा खुला है कि नहीं, आके बता कि हाँ पापा खुला है, खुला है तो फिर जा, बंद है तो वापस आ जा। कितना बढ़िया है कि नहीं है? तो बस सुविधा फ्री कर दी, पानी की एक लिमिट बांध दी, पानी की एक लिमिट बनाई, इस लिमिट तक इतने लीटर तक पानी फ्री, बिजली की इतने यूनिट तक फ्री, उसके बाद इतने रुपए प्रति यूनिट की दर से, हाँ या ना? स्कूल में एजुकेशन सस्ती, डे स्कूल, इवनिंग स्कूल चलाने वाला भारत का पहला दिल्ली, हालांकि और जगह भी चले लेकिन मैनेजमेंट में। हॉस्पिटल में इलाज फ्री, बड़ी बड़ी सर्जरी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए फ्री, सब्सिडी सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पर, मेडिसिन मोहल्ला क्लिनिकों पर जाकर लो,
मोहल्ला क्लिनिकों पर मेडिसिन लोगे, उसके भी रेट क्या है, बहुत सस्ते। और फिर भी हिंदुस्तान का ये दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट प्रॉफिट में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है। सोचने की बात है, गुजरात में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, गुजरात में सबसे ज्यादा उद्योगपति हैं। हिंदुस्तान की कमाई करने वाले 50% कमाई करने वाले अधिकतर लोग कहां के हैं, गुजरात के हैं। और गुजरात 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर के कर्जे में है, 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्जा है गुजरात पे। एक्चुअल फिगर एक 90 के 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है गुजरात पे, ज्यादा ज्यादा का है, समझ रहे हैं। और दिल्ली प्रॉफिट में। एक और चीज, गुजरात में पॉपुलेशन डेंसिटी देखो, जनघनत्व देखो, और दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी देखो। दिल्ली में भारत की सबसे अधिक जनघनत्व 11,000 प्रति वर्ग किलोमीटर में, 11,000 से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर पर वर्ग किलोमीटर में। 11,000 से भी ज्यादा लोग दिल्ली में ठुस ठुस के भरे हैं, फिर भी दिल्ली प्रॉफिट में, फिर भी दिल्ली प्रॉफिट में। समझ रहे हैं, रोजगार भी, सारी चीजें, सारी सुविधाएं। और जहां इतने सारे लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी लेके बैठे हैं, तो वहां इलाज करवाने वाले कितने होते होंगे, वहां पढ़ने वाले बच्चे कितने होते होंगे। सारे स्कूलों की स्थिति देखो, स्कूलों की कंडीशन देखो, सीबीएसई आईसीएसई फेल। समझ गए ना। इस व्यक्ति ने मूलभूत आवश्यकताओं पे काम किया है। मूलभूत आवश्यकता क्या है, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, और महिलाओं की कुछ बुनियादी जरूरतें, कुछ बुनियादी जरूरतें, उन चीजों पर वर्क किया इस गवर्नमेंट ने। तो इस स्ट्रेटेजी को आप लोगों को ना मींस समझना चाहिए। और मींस अब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पास है, लेकिन भारत में पास हो जाएगा इसकी कोई गारंटी है? क्योंकि अभी दायरा छोटा है, जब दायरा बढ़ेगा तो वो भी तो बैठे हैं ना, बताया था ना तुम्हें। जैसे ही उनकी एंट्री होगी वो कहेंगे यू डोंट वरी केजरीवाल जी, आप पहुंचो देश के प्रधानमंत्री के पद पर, नीचे तो हम बैठे हैं, सब कुछ खा जाएंगे, डकार जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलने देंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं तुमसे। समस्या ये है, जो झटका ये गवर्नमेंट झेल रही है ना देश का, वो झटका और किसी के बस की बात थी नहीं। बुरा मत मानना, अब ये मत सोचना कि मैं इस पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूं। मैं एक्चुअल तुम्हें केवल एक परिप्रेक्ष्य में बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं ना, किसी के बस की था ही नहीं। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, ड्यूरिंग कोविड उत्तर प्रदेश से अच्छा प्रशासन था किसी का? और उठा के देखो अन्य राज्यों में हुई मौत के आंकड़ों को, जो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के लिए कर दिया, कोई कर देगा? मैक्सिमम फैसिलिटीज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, फ्री का राशन मिला, स्टेट गवर्नमेंट का अलग, सेंटर का अलग। फ्री के राशन पर प्रश्न चिन्ह लगाना इज एन इजी टास्क, लेकिन उस समय को भी याद करो जब लोगों के लिए राशन कम पड़ जाया करता था। और अब की बार सरकार ने 1-1.5 साल फ्री में बांट दिया, उसके बाद भी खाद्यान्न में का राशन की कमी नहीं आई। सड़कें बन गई इतनी सारी, उसके बावजूद भी आपके सड़क के जो डिपार्टमेंट है उनमें धन की कमी नहीं आई। एक बार भी किसी मंच पे खड़े होकर नितिन गडकरी जी ने यह नहीं कहा कि हमारे पास सड़क परिवहन मंत्रालय के पास सड़क बनाने के लिए धन का अभाव है, कहा, बल्कि यह कहा कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल जितनी बैटरी एनर्जी के साथ चढ़ेगा वो उतनी बैटरी एनर्जी के साथ ही उतरेगा। मींस वो 100 किलोमीटर का है, 200 किलोमीटर का है, 300 किलोमीटर का है, यानी कि उस इलेक्ट्रिक व्हीकल में उस हाईवे से ही एनर्जी जनरेट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एज इट इज। ऐसी सोच वाला हमारे पास कौन है? एस जयशंकर जैसा हमारे पास कौन है? विदेश मंत्री। समझ रहे हैं ना। तो देश के अंदर जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप में बहुत सारी लीडरशिप तो बहुत लाजवाब है बेटा, बहुत लाजवाब। लीडरशिप में कमी नहीं है, लेकिन हां मैं फिर कह रहा हूं कि दीमक हमेशा ना नीचे से लगती है। नीचे से लगने का मतलब समझ रहे हैं ना। समस्याएं कहां पर है? ये कमीशन खोरियां देश को खोखला बना रही हैं, बस, और कुछ नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसका सॉल्यूशन आप लोग हैं और कोई नहीं है। ठीक है जी, केजरीवाल जी जाओ,
हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ चेंज करें। चाहे टॉपिक नहीं है आज, पैराग्राफ चेंज कीजिए और एक हेडिंग बनाइए, भारत के कुछ महत्वपूर्ण चर्चित स्थल, सम इंपोर्टेंट, भारत के कुछ महत्वपूर्ण चर्चित, यानी कि जो डिस्कशन में रहे, भारत के कुछ महत्वपूर्ण चर्चित स्थान, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लोकेशंस ऑफ इंडिया इन न्यूज, भारत के कुछ चर्चित स्थान जो न्यूज में रहे, चर्चाओं में रहे, उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट लिखिए बेटा, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। आप लोगों को पता होना चाहिए जो विश्व जो आर्द्रता दिवस है, कौन सा दिवस है बेटा? वेटलैंड डे। कौन सा दिवस है? वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य नाम के एक नए अभयारण्य की घोषणा की गई है, डिक्लेरेशन की गई है। मैक्सिमम को आप में से पता ही नहीं है और उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हो आगे आके, तो याद रखिएगा। कौन से दिवस पर बेटा? जोर से बोलो। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब बनता है? कौन सी फरवरी? 2 महीना आ रहा है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर क्या हुआ बेटा? घोषणा हुई, घोषणा, और इस घोषणा को करने वाला व्यक्ति या सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक नए वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की है। कहां पर? संत कबीर नगर। ठीक है, बस ये चार्ट बना लो, काम खत्म। फटाफट से चार्ट बनाइए, काम खत्म हो गया, क्वेश्चन भी खत्म हो गया। लग रहा है काम का है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों को जो लगेगा वो आएगा, है ना? ठीक है, लिखो, नेक्स्ट लिखो, वेदांत वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य। मैं लिख देता हूं, वेदांतंगल, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य लिखेगा। इस सेंचुरी को, इस अभयारण्य को, इस सेंचुरी को, इस अभयारण्य को 1963 में, 1963 में, 1963 में मद्रास एक्ट, मद्रास एक्ट, मद्रास एक्ट, मद्रास कानून, मद्रास एक्ट 1882 के अंतर्गत, मद्रास एक्ट 1882 के अंतर्गत दर्ज किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था। मद्रास एक्ट 1882 के अंतर्गत क्या किया गया था बेटा? रिकॉर्ड किया गया था, दर्ज किया गया था, दर्ज किया गया था, जो तमिलनाडु में है। जो कहां पर है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, अगला चर्चाओं में जो प्लेस है बेटा, कोझीकोड। नेक्स्ट प्लेस इन डिस्कशन इज कोझीकोड, एंड कोझीकोड इज अ प्लेस इन केरल। केरल स्थानीय प्रशासन के द्वारा इसे एक विरासत स्थल के रूप में रिकॉर्ड करने का और डेवलप करने के लिए क्या किया गया है? नाम इसका प्रस्तावित किया गया है, प्रपोज किया गया है, इसलिए चर्चाओं में है। लिखिए, यह है
केरल राज्य में है, केरल राज्य में है, जिसे केरल स्थानीय जिसे केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा केरल लोकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, केरल स्थानीय स्वशासन के संस्थान के द्वारा, प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा साहित्य के शहर के रूप में एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य के शहर के रूप में, साहित्य के शहर के रूप में, साहित्य के शहर के रूप में यूनेस्को की सूची में, इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को की सूची में, इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को की सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया गया है, दर्ज करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, प्रपोज्ड। दर्ज किया करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करें और लिखिएगा डुगोंग संरक्षण रिजर्व। जो चर्चाओं में है सब आपके नोट्स में है। डुगोंग, डुगोंग, अच्छा डुगोंग मैंने आपको पहले पढ़ाया था क्या? कितने बच्चों ने पढ़ा था? क्या है बेटा? कैसी गायकी? नोट कीजिए, मैं लिखवाता हूं। लिखिए डुगोंग संरक्षण रिजर्व, डुगोंग संरक्षण रिजर्व पाक जल संधि में तमिलनाडु राज्य में, पाक वाटर स्टेट में, तमिलनाडु स्टेट में, तमिलनाडु स्टेट में बनाया जा रहा है। डुगोंग ने समुद्री गाय, बच्चे ने सही बोला था, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन की बात है। कहां बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। और याद रखना ये भारत का पहला डुगोंग रिजर्व है। डुगोंग समुद्री जीव है ये, ठीक है, रिजर्व है। किसका? भारत का पहला। चर्चा में है, आपके नोट्स में आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करें और आगे बढ़े। बार बार पढ़ा रहा हूं, तीसरी बार पढ़ा रहा हूं। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय, याद आ गया? लिविंग रूट ब्रिज कहां पर है बेटा? मेघालय। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय, मेघालय। इसे यूनेस्को से विश्व विरासत का दर्जा मिला है। इसे यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस मिला है। यूनेस्को से विश्व विरासत का दर्जा मिला है। विश्व विरासत का दर्जा मिला है। वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस मिला है। नेक्स्ट डिस्कशन में एक और शब्द आप लोगों के लिए, कोयना बांध, कोयना डैम, कोयना बांध। अभी पेपर में कुछ ही दिन पहले कोयना कान पे कूं कूं करके चला गया। स्टेट का नाम था मध्य महाराष्ट्र। क्या नाम था? यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। लौट कीजिए, यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है।
जो पश्चिमी घाट से संबंधित है, रिलेटेड विद वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट से संबंधित है, रिलेटेड विद वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट से संबंधित है, कोयना नदी पर है, सतारा जिले में। डिस्ट्रिक्ट का नाम, गुड, ये बच्चा एक दिन तारा बन के चमकेगा। जगह का नाम सतारा, नदी का नाम कोयना। पेपर क्वालिफाई हुआ? नहीं, क्यों? कोयना टेंशन है, कोई ना, अगली बार हो जाएगा। ऐसी तो बोलते हो गांव में तुम, कोई ना अगली बार हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कौन सा कुंभ का मेला है, फिर आएगा। एसएससी तो है, अभी तो 2024 का इलेक्शन है, वैकेंसी कोई ना कोई आ ही जाएगी, अब की बार तो हो ही जाएगा। कोई ना, और तुम्हारा सितारा डूब गया, चमका नहीं, क्योंकि कोयना बांध हमने पढ़ा नहीं। कौन सी स्टेट, अब तो पढ़ लिया। तुम में से अभी कुछ पढ़ रहे हैं सिर्फ सामने बैठ के, दिमाग से नहीं पढ़ रहे हैं, दिमाग है कहीं और। घर से कितने बच्चों को टेंशन रहती है? अब तुम कहोगे कि सर, ये बोलेंगे घर छोड़ दो। सर छोड़ तो दे, लेकिन जाएं कहां? फ्री में थोड़ी ना है। खोल लेंगे अभी, जब हम इस लायक होंगे। अभी तो अपनी 2 रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। सीरियसली, बटर नान, आई हेट बटर नान, आई हेट बटर रोटी। मैं सूखी रोटी खाने वाला आदमी भाई, मुझे सूखी रोटी पसंद है। और सुन लो मेरी बात, तुम भी जितने ये बटर नान खाने वाले हो ना, प्योर मैदा खाते हो होटल में, फिर पेट पकड़ के बैठे रहते हो, उल्टियां आ रही हैं, बीमार हो रहे हो, कह रहे हो कि सर बीमार हो गए, बटर नान खा लो, और बहुत अच्छा मक्खन था ना वो। मैं सीरियसली कह रहा हूं। देखो, एक बात को ना मेरी 2 सेकंड 2 मिनट सुन लो बस, नॉट 2 सेकंड में तो हो ही नहीं सकती कोई बात पूरी, ये मन का वहम है, इसलिए मैं तुम्हें वहम में नहीं रखना चाहता। 120 सेकंड चाहिए हमें किसी बात को सुनाने के लिए। वो बात ये है कि कभी भी घर जाके गर्म रोटी की और गर्म सब्जी की डिमांड मत करो। साइंटिफिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पहले सुबह के समय रोटी बन जाती थी, शाम तक चलती थी। रात को रोटी बनी हुई, सुबह के समय ना उसी रोटी को उसके ऊपर चटनी या मक्खन लगा के ना उसका रोल बना के, और दूध चाय मक्खन जो दूध चाय चाय जो मिला उसी के साथ ना खा करके खेत में इंसान चला जाता था, पढ़ने के लिए स्कूल में बच्चा चला जाता था। लेकिन जब से तुमने ना ये गर्म रोटी का कल्चर शुरू किया है, तब से तुम्हें लग रहा है तुम्हारा जीवन आनंद में, लेकिन जिंदगी झंड कर रहे हो। जाके साइंटिफिकली भी चेक कर लीजिएगा, जो रोटी आप लोगों की एक प्रहर से अधिक की रखी हुई रोटी है ना, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो आप लोगों के लिए ना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। लेकिन जो रात की रखी हुई रोटी है उसे आप सुबह खाओगे, तुम में से मैक्सिमम, अरे नहीं, नाक चढ़ा के बैठ जाओगे। मैं अभी भी कह रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग ना अपनी आदतें सुधारो, सिलेक्शन अपने आप होना शुरू हो जाएगा। आपको सब कुछ फ्रेश खाना है, सब कुछ कैसा खाना है, फ्रेश। और ये आपकी गलत फहमी है कि जो आपको मिल रहा है वो फ्रेश है। आप जाते हो होटल में, जाके कहते हो कि भैया ये सब्जी बना के ले आओ, और वो सब्जी बनाने के लिए ना बना हुआ मिर्च प्याज का बना हुआ और टमाटर का बना हुआ पेस्ट निकालेगा, पेस्ट डाला, उसे चलाया, फिर उसमें ऑलरेडी पहले से बॉइल्ड, अगर मटर खा रहे हैं तो मटर, चने खा रहे हैं तो चने, बैंगन ऑलरेडी बॉइल्ड रखे हैं, आलू ऑलरेडी बॉइल्ड रखे हैं, सब ताजे हैं, सब ताजे हैं। तो होटल पे जाके खा रहे हो फालतू की, और घर में 2 रोटी ठंडी नहीं खाई जा रही, घर जाते मम्मी से बहन से लड़ रहे हो। किस लिए लड़ रहे हो? गर्म रोटी चाहिए। ये क्या बिल्कुल ठंडी चाय मेरे सामने रख दी, ये क्या बिल्कुल गर्म नहीं है कुछ भी। अच्छा है, याद आती है हमें तो। हम नहीं लड़ते, हमारी तरफ मत देखो ऐसा। हमारी तो 1.5 महीने से जो वाइफ है वो भी मोदी नगर में हमने शिफ्ट किया हुआ है वाइफ को अपनी, अपने बच्चे के साथ। वो घर पे है भी नहीं, और हम घर से अप डाउन करते हैं, मदर है घर पे, हमें जैसा मिल जाता है हम खा लेते हैं।
नहीं मिलता हम बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। भूखे नहीं रहते, लेकिन भूखे रहना भी नहीं चाहिए। भूखे पेट ना भजन होए गोपाला, कहने की कहावत नहीं है। और बड़े बुजुर्गों ने गलत नहीं कहा है, घर आहार तो बाहर भी आहार। घर से खा के चलोगे तो बाहर और अच्छा मिलेगा, लेकिन घर से ये सोच के चलोगे कि बाहर अच्छा मिलेगा और ना मिला तो गया। मोक्ष प्राप्ति कोई ना, तुम्हारी जिंदगी में आ गया कौन? हाँ, तो मेरी बात को सीरियसली समझो। जैसा मिल रहा है ना वैसा खा लो। शौक है तुम्हें अच्छा खाने का, होना चाहिए। बात सुनो मेरी, पलटा नहीं हूं। कहां पर ऐसे ऐसे पलटूंगा ना, यही हूं। शौक है तुम्हें अच्छा खाने का, जोर से बोलो। होना चाहिए, लेकिन अपनी कमाई में। घर में नौकर होता है, नौकर होता है। कुछ के घरों में होंगे नौकर की सेंस का मतलब समझ गए, जो आपके घर में आपके गन्ने की छुलाई कर रहे होंगे, फसल की कटाई कर रहे होंगे, पशुओं को देख रहे होंगे, घर की सफाई कर रहे होंगे। घर में जो नौकर होता है, क्या वो भी आपके घर में रह करके और नौकरी करते हुए गर्म खाने की, गर्म चीजों की डिमांड करता है? जैसा मिल गया बेचारा खा लेता है ना। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि उसे पता है, उसे पता है ना क्या, कि जैसा मिल रहा है बहुत ठीक है, क्या पता ये भी ना मिले, क्या पता ये भी ना मिले। उसे डर है, और जब डर होता है ना तभी इंसान काम करता है। वो नौकर अच्छे से काम करता है इसलिए क्योंकि शाम को अच्छा खाना मिलेगा, क्योंकि उसे पता है उसके घर में ऐसी सब्जी वाला खाना नहीं है जहां से भी वो आया है। उसे एटलीस्ट यहां 2 टाइम सब्जी तो मिल रही है, रोटी चिपड़ी हुई तो मिल रही है। उसके पास जहां से वो आया उसके पास ये भी नहीं है। वो बहुत अधिक अभाव को देख के आया, इसलिए वो चीज भी उसे प्रभावित करती है। और किसी दिन गर्म मिल जाए तो उसे ऐसा लगता है कि बस आज तो जश्न की रात है। सीरियसली मैं कह रहा हूं, तुम लोग इस चीज को समझो। और तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन जश्न की रात इसलिए है क्योंकि तुम्हें प्रत्येक दिन और रात में भी खाना गर्म मिल रहा है। मैक्सिमम बच्चों को घर का मिल रहा है, और जिन्हें घर का ढंग से मिल रहा है वो घर खा नहीं रहे। उनमें से बहुत सारे घर भी तो नहीं खा रहे ना, बाहर ही खा रहे हैं। तो वैल्यू को समझो बेटा। पैसा पैसा बचाओ जितना बचा सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कि मत कमाओ, मैंने कहा कमाओ जितना कमा सकते हो, बचाओ जितना बचा सकते हो। लेकिन आखिरी वर्ड और सुन लो, बचाने के बाद लगाओ जितना लगा सकते हो, लेकिन सही डायरेक्शन में। मैंने तुम लोग कहते रहते हो कि सर पार्टी दे दो, कभी कभी आ जाते हैं समोसे पमोसे, ठीक है। तो समोसे चाय या मिठाई खिला के आप लोगों को मैंने अगर क्लास में 10,000 रुपए खर्च कर दिए, मान लेते हैं 10,000 रुपीज खर्च कर दिए, तो ये 10,000 रुपए क्या मेरे लिए प्रोडक्टिव हैं? ये 10,000 रुपीज क्या मेरे लिए प्रोडक्टिव हैं? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। ये आपकी सोच है, मेरी सोच में मेरे 10,000 रुपए प्रोडक्टिव हैं। क्योंकि आप आज घर में, गांव में, मोहल्ले में जहां भी बैठोगे और आपकी क्लास का जिक्र आएगा तो आप तुरंत कहोगे आज तो हमारी क्लास में पार्टी हुई थी। कौन सी क्लास में? मेरठ में नवनीत सर के यहां। कहां पे हैं? क्या पढ़ाते हैं? जीएस। कैसा पढ़ाते हैं? ठीक, दिखाना वीडियो। अरे यार जीएस तो हमें भी करनी थी। तुम 500 बच्चों में से, तुम 500 बच्चों में से ये मैसेज मेरा 10 बच्चों के पास पहुंच गया और 10 एडमिशन मेरे पास आ गए, तो 10 छिक्का 60,000 रुपए मैंने कमा दिए 10,000 लगा के। मेरे लिए तो ये भी बिजनेस है। अब एक सिक्के का एक पहलू देख के ये मत कहो दावत। अब इस दूसरे पहलू की तरफ भी देखो, अब ये दूसरे पहलू की तरफ भी देखो। अभी मुझे पता है कि मार्केट में बच्चा कम है, और बच्चा इंक्वायरी पे भी कम है, बच्चा मेरठ मार्केट में भी कम है, घर से भी बच्चा कम ही निकल रहा है। क्योंकि एक तो अब साए चल गए, और दूसरा काम का टाइम है, और तीसरा बहुत से बच्चे कुछ वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लेके फंसे हुए हैं, जिन्हें अब पता चल गया ना। एसएससी में एक बहुत बड़े चैनल ने बहुत तगड़े कोर्स बेचे, और जब बहुत तगड़े कोर्स इस चैनल ने बेचे ना, तो उस चैनल के बेचने के बाद वो रिव्यू वाले सेशन में कुछ बच्चों ने धज्जियां उधेड़ दी और कहा कि हमारा बेवकूफ बना दिया, हमारा दिमाग खराब कर रखा है, और पैसे इतने खा लिए, ये कर लिया वो कर लिया।
रिव्यू बंद। समझ गए? मैं क्यों नाम लूं किसी का, मेरे तो सब भाई बंधु हैं। मेरे तो क्या पता मुझे कल उनके चैनल पे पढ़ाना पड़े। गरीब आदमी भाई, मुझे तो जो बुलाएगा मैं वहां जाके पढ़ा लूंगा आराम से। तो करोड़ों में, समझ रहे हो ना मेरी बात को। और रिव्यू क्या आया? नल बटा सन्नाटा। समझ पा रहे हो ना? तो अब वहां से वहम से निकल के आने शुरू होंगे आफ्टर जीडी बच्चा। तो जब बच्चा आना शुरू होगा मार्केट में, मुझे तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या मैं पूरे साल के साल बेवकूफों की तरह गधा लद के और इस इन्वेस्टमेंट करता रहूं? है जी? क्या रोज? हो सकता है ऐसा? तो हम इतने बेवकूफ है क्या? 2 महीने 3 महीने में एक बार बहुत है। बहुत, एक बच्चा इस ऐड को एक ही बार करेगा। अगर रोज गाजर का हलवा मिलने लगे तो डेली आके ये नहीं कहोगे कि मैं आज गाजर का हलवा खा के आया हूं। लेकिन एक साल में एक बार मिला हो तो एक बार जबरदस्ती डकार जरूर मार दोगे। बराबर वाला कहेगा यार आज क्या मामला है, कहोगे कि यार वो आज गाजर का हलवा ज्यादा खा लिया। किस चीज का हलवा? गाजर। ओए गाजर का हलवा यार हमारे लिए तो नहीं लेके आया। यही तो सुनना चाह रहे थे। अब डेली खा के आ रहे हो, फिर डेली आके कहोगे या बराबर में दोस्त को अपना मुंह सुंघाते हो, देख गाजर के हलवे की मैं खा रही कि नहीं, ऐसे करते हो, देख गाजर के हलवे की महक आ रही है कि नहीं। 2 थप्पड़ और देगा कान पे और कहेगा कि ये बदबू अपने पास रख, ब्रश करके आए कर, अगर गाजर का हलवा खा के आ रहा है तो। इस ये उदाहरण इसलिए था कि एक चीज ना कभी कभी हो, कभी कभी लॉन्ग पीरियड में, तो उसकी वैल्यू होती है। और जो डेली हो रहा है, पार्टी क्लास में डेली चल रही है, उसकी वैल्यू होगी? फिर क्यों खामखा पार्टी आर्टी शार्टी, छोड़ो। कोई ना, बंद हो गया? कोई ना, आगे बढ़े। एक और प्लेस लिख लीजिए बस, औरंग नेशनल पार्क। औरंग, औरंग नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क असम गुवाहाटी से लगभग 110 किलोमीटर दूर चर्चा में रहा। असम गुवाहाटी से लगभग 110 किलोमीटर दूर चर्चाओं में रहा। ठीक है, तो बाकी पार्ट यहीं पे छोड़ देते हैं, बाकी करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। कल मैं लाइव आऊंगा तो मैं बता दूंगा किस टाइम के लिए। बाकी और भी जो क्लासेस आपकी चलती हैं उन सभी क्लासेस को देखा करो और वीडियोस को शेयर भी करा करो। ठीक है, और अदर जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स पे जुड़े हुए हो उन एजुकेशनल ग्रुप्स पे भी शेयर किया करो। आप लोगों का जो हॉस्टल प्रोग्राम है उसमें भी अगर किसी के आने की इच्छा है, जैसे इन स्टार्टिंग कुछ इश्यूज थे बच्चों को, उन इश्यूज का मैंने समाधान कर दिया है। जो इश्यूज खासकर यहां पर थे, इन सभी इश्यूज का मैंने समाधान कर दिया है। कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग कोई लेनी है, आप पैसे से रिगार्डिंग कोई लेनी है, फीस से रिगार्डिंग कोई लेनी है, दिक्कत परेशानी थी तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बस।